Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 2 of DSSSB PGT Biology 2018 previous year paper for male. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है 1 to 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो है आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑप्शंस आर प्लीके सर्कुलर्स, प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई, न्यूमेरियस विलाई या फिर प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फीचर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई जो होता है एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफेज? ऑप्शंस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, और वायरसेस जो होते हैं वो हमेशा होस्ट की मशीनरी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। बैक्टीरियोफेज के पास जो है डीएनए भी जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, एज वेल एज आरएनए भी जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और डीएनए भी जो है डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिमिलरली जो आरएनए है वो भी जो है डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी जो है हो सकता है। लेकिन जो मैक्सिममली अगर हम बात करें, वहाँ पर जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए जो है आंसर की में इस ऑप्शन को जो है करेक्ट किया गया था। वैसे तो जो है चारों ही तरह के जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज के अंदर पाए जाते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो होता है, सबसे जो कॉमन होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो मेजॉरिटी के अंदर भी जो है पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। आंसर की जो आई थी उसके अंदर जो है उन्होंने सिर्फ ऑप्शन ए को यहाँ पर करेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन ह्यूमंस व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल? अगर मेल के अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? ऑप्शंस आर पॉलीथीलिया, गायनेकोमेस्टिया, फिलार्के या फिर पॉलीस्थीमिया। मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप्ड इस वजह से हो जाती है बिकॉज जो उनके अंदर फीमेल हार्मोन्स होता है उनकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है, और मेल हार्मोन्स जो होता है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे वहाँ पर डिक्रीज होने लग जाती है। तो इस वजह से जो है मेमोरी ग्लैंड्स मेल के अंदर डेवलप्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज। इसको सर्जरी से जो है मेमोरी ग्लैंड्स के जो फैट टिश्यूज होता है उसको रिमूव करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेजेंटा विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ऑप्शंस आर HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, HCG, दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर रिलैक्सिन। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा हार्मोन जो है प्लेजेंटा द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें, ये चारों ही हार्मोन जो है प्लेजेंटा सिक्रेट करती है, बट ऐसा हार्मोन जो हमें बताना है जिसकी जो सिमिलर स्ट्रक्चर होती है एज वेल एज फंक्शन सिमिलर होता है टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये जो होता है वो ओव्यूलेशन के अंदर एज वेल एज जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उसको जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें HCG की, HCG हार्मोन जो होता है वो भी जो है कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर एपेंडिमल सेल्स? ऑप्शंस आर मैक्रोफेजेस ऑफ CNS, सेल सराउंडिंग CSF फिल्ड वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन्स या फिर मोस्ट अबंडेंट सेल टाइप्स इन CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एपेंडिमल सेल्स की बात करें तो ये जो है वेंट्रिकल्स के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम जो है एपेंडिमल सेल्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल सराउंडिंग CSF फिल्ड वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। Next question है question number 36. If in the plasma glucose concentration is 70 milligram per 100 ml and GFR is 120 ml per minute, then how much glucose will be filtered and excreted out per minute? यानी इन्होंने पूछा है कि कितनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है फिल्टर्ड होगी। फिल्टर्ड का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जब ग्लोमेरुलस से जो है PCT के अंदर जो है फिल्टर होके जा रहा है तो उस टाइम PCT में जो है ग्लूकोज की कितनी कंसंट्रेशन जाएगी, दैट विल बी नोन एज फिल्टर्ड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। एंड एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड का मतलब है जो आउट ऑफ द बॉडी जा रही है, जो कंप्लीटली फाइनल जितना आउटपुट जाएगा ग्लूकोज का, दैट विल बी नोन एज एक्सक्रीटेड कंसंट्रेशन।
तो इन्होंने जो है हमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दी हुई है ब्लड के अंदर, दैट इज 70 मिलीग्राम इन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, 70 मिलीग्राम होती है हर 100 ml में, बट यहाँ पर जो GFR दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120 मिलीलीटर पर मिनट। तो 1 मिनट के अंदर जो है 120 मिलीलीटर जो है ब्लड पास ऑन हो रहा है ग्लोमेरुलस से, ठीक है। तो अगर हम बात करें 100 ml के अंदर जो है कितना ग्राम जो है ग्लूकोज कंसंट्रेशन है 70 ग्राम, तो हमें जो है 120 ml जो है निकालना है, क्योंकि GFR जो है 120 ml, 120 अगर ml यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 70 बाई में 100 इंटू 120, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा 84 मिलीग्राम, यानी 84 मिलीग्राम जो है फिल्टर्ड होगी। पीसीटी में कितनी जाएगी 84 मिलीग्राम, और जितनी भी पीसीटी के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन जाती है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर वो सारी की सारी रीएब्सॉर्ब कर ली जाती है। एक्सक्रीटेड जो है कुछ भी नहीं होगा, एक्सक्रीटेड कंसंट्रेशन जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि सारी की सारी जो है रीएब्सॉर्ब कर ली जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज filtered concentration will be 84 milligram per minute, whereas no glucose will be excreted out. Next question is question number 37. What is the full form of term GIFT, that is gift, used in assisted reproductive technology? Assisted reproductive technology में गिफ्ट का मतलब क्या होता है? तो गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवा दिए जाते हैं। जब किसी पर्सन को जो है गैमेट्स की कह सकते हो रिलीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट टाइम गिफ्ट इज यूज, इसको कहते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर हम बात करें यहाँ पर जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब भी यहाँ पर लिखा जा सकता है या फिर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Next question is question number 38. What is the effect of 2,3-biphosphoglycerate, that is BPG, binding with the hemoglobin? Options are decreased oxygen affinity for hemoglobin, increased oxygen affinity for hemoglobin, no effect on oxygen binding, या फिर increased CO2 affinity for hemoglobin। अगर हम बात करें 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट की, तो ये जो होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, इट बाइंड्स द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, तो ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, तो एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए वो डिक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is question number 39. Ozone hole over Antarctica is due to which of the following pollutants? Options are sulfur oxides, nitrogen oxides, phosphates या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल देखा गया था वो ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो है ओजोन होल हो रहा है। Next question is question number 40. Which of the following law states that growth is dictated not by total available sources but by the scarcest sources? Options are Shelford law of tolerance, Lebesgue law of minimum, law of diminishing returns या फिर हार्डे-वेनबर्ग लॉ। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो कौन सा ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि जो ग्रोथ होती है वो टोटल अवेलेबल सोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती बल्कि स्केरस रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्केरस रिसोर्स का मतलब होता है जो सबसे कम अमाउंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है उस रिसोर्स के ऊपर जो है ग्रोथ डिपेंड करती है, और इस लॉ का नाम है लेबेग्स लॉ ऑफ मिनिमम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is question number 41. In gift, up to what cleavage stage the fertilized ovum can be transferred in fallopian tube? Options are first cleavage, second cleavage, third cleavage या फिर fourth cleavage। जिफ्ट की बात करें तो ये होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और यहाँ पर जो है जाइगोट या फिर जो है 8 सेल ब्लास्टोमर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, या तो जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं जो जाइगोट होता है उसको, या फिर 8 सेल जो ब्लास्टोमर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करवाना होता है इन द जिफ्ट। अगर जाइगोट के अंदर जो है फर्स्ट क्लीवेज होती है, फर्स्ट क्लीवेज पर वो क्या होंगे, उसके अंदर जो है 2 सेल्स बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे 2 सेल्स यहाँ पर बनेंगे। अगर हम बात करें सेकंड क्लीवेज की, सेकंड क्लीवेज जो होंगे हर दोनों ही सेल जो है अलग अलग यहाँ पर जो है माइटोसिस में जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर टोटल जो है 4 सेल बन जाएंगे। सेकंड क्लीवेज में क्या होगा, यहाँ पर
4 सेल्स बन जाएंगे और जब थर्ड क्लीवेज होगी तो यहाँ पर जो है 8 सेल्स बन जाएंगे। टोटल कितने होंगे यहाँ पर 8 सेल्स, और यहाँ पर क्या है 8 सेल तक जो है ट्रांसफर करवाई जा सकती हैं, यानी थर्ड क्लीवेज तक तो जो है यहाँ पर ट्रांसफर करवाई जा सकती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस दैट इज IUD। ऑप्शंस आर वॉल्ट्स, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्ट्राट या फिर LNG20। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस की बात करें तो ये जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी जो है डिक्रीज कर देती है, इट डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मल्टीलोड 375। ये जो है कॉपर आयंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म मोटिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एफिसीमिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी, सिगरेट स्मोकिंग या फिर जीन म्यूटेशन। एम्फीसीमिया की बात करें तो इसके अंदर जो है लंग की वॉल जो होती है उसकी इलास्टिसिटी जो है खत्म हो जाती है, यहाँ पर कह सकते हैं डिक्रीज हो जाती है लंग वॉल्स की इलास्टिसिटी, और ये होता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ टेस्ट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर पूछा गया है कि किसने जो है टेस्ट फर्टिलाइजेशन जो है डिस्कवर करी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दैट इज कंचन माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ प्लेटो इन द फोर्थ फेज ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ऑप्शंस आर रिसोर्स लिमिटेशंस, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, सैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर इंक्रीज्ड डेथ रेट। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व को जो है एस शेप कर्व भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो है प्लेटो फेज आता है, दैट इज फोर्थ फेज जो होता है प्लेटो फेज होता है, ये एक्चुअली जो है स्टेशनरी फेज होता है, इसके अंदर जो है स्टेशनरी हो जाती है, यहाँ पर जो है कोई भी ग्रोथ नहीं होती। दिस फेज इज नोन एज प्लेटो फेज या फिर स्टेशनरी फेज, और ये फेज आता है बिकॉज ऑफ रिसोर्स लिमिटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसोर्स लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ के सिलेक्टेड स्पीशीज। के सिलेक्टेड स्पीशीज की बात करें, ऐसी स्पीशीज जो कि जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो अपने यंग वंस के केयर्स करती हैं और कम नंबर्स में जो यंग वंस प्रोड्यूस करती हैं उनको हम जो के सिलेक्टेड स्पीशीज कहते हैं, या फिर जिनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो लगभग जो है एनवायरनमेंट के इक्वल होती हैं, तो उसको हम जो है के सिलेक्टेड स्पीशीज कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में अगर हम बात करें, जो क्लाइमेक्स फेज होता है, जो लास्ट फेज होता है दैट इज क्लाइमेक्स फेज, वहाँ पर जो है के सिलेक्टेड स्पीशीज प्रेजेंट होती है और उनको जो है हम लोग क्लाइमेक्स स्पीशीज भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इन एल्गी फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस आर आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous या फिर होमोगैमस। आइसोगैमस की बात करें तो इसके अंदर जो है दोनों ही गैमेट्स जो होते हैं वो सेम स्ट्रक्चर्स के होते हैं। अनआइसोगैमस में बात करें तो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की होती हैं, और इसमें जो है दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं और दोनों जो है नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जबकि oogamous की बात करें तो वहाँ पर जो है एक गैमेट जो है नॉन मोटाइल होता है और वो साइज में बड़ा होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो मोटाइल और साइज में जो है छोटा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज कॉमनली यूज्ड इन ग्लूकोज एस्टिमेशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शंस आर फंजाई, एल्गी, पिग या फिर रैट। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम की बात करें तो ये जो है हमें फंजाई से और इंसेक्ट से जो है मिलता है। अगर इधर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक फॉर्मेशंस इज कॉमन इन द कैटाबॉलिक पाथवेज ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शंस आर पाइरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ग्लूकोज या फिर ग्लिसरॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर विद और विदाउट अ सेल वॉल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। ऑप्शंस आर मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया या फिर प्रोटिस्टा। तो इन्होंने पूछा है कि प्रोकैरियोट्स हो एज वेल एज यूनिसेलुलर हो, जिसके पास सेल वॉल जो है प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। मोनेरा की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51,
Bilateral true cellomats with body segmentations like rings are characteristic features of which of the following? Options are chordata, annelida, Aschelminthes या फिर hemichordata. तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बायलेटरल सिमेट्री भी जिसके अंदर पाई जा रही हो, ट्रू सिलोमेट्स भी हो, एज वेल एज बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स हो, यानी यहाँ पर जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यहाँ पर पाई जानी चाहिए. ठीक है, इसके अंदर कैसे सेगमेंटेशन पाई जानी? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. इन चारों ही ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो चारों के अंदर ही जो है बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है और ट्रू सिलोमेट्स भी ये होते हैं. बट कोर्डेटा के अंदर जो है इंटरनल सेगमेंटेशन पाई जाती है, वहां पर जो है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, इंटरनल सेगमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं. एडा की बात करें तो वहां पर जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती हैं और जो कि जो है रिंग लाइक सेगमेंटेशन होती है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. एस्केलमेंथिस के अंदर जो है सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है. और जबकि बात करें हेमिकॉर्डेटा की, तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो पाई जाती है, बट यहाँ पर जो है रिंग लाइक सेगमेंटेशन नहीं होती. तो ये भी जो है रॉन्ग ऑप्शन. Next question, question number 52. Which of the following is not a form of stored food in algae? Options are mannitol, laminarian, floridin या फिर algae. mannitol की बात करें तो ये जो है ब्राउन एल्गी के अंदर जो है स्टोर्ड फूड होता है. लेमिनेरिया भी जो है ब्राउन एल्गी के अंदर ही जो है स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है. फ्लोरिडिन जो होता है वो रेड एल्गी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है एज अ स्टोर्ड फूड. और जबकि एल्गिन की बात करें, ये जो है ब्राउन एल्गी के अंदर जो पाया जाता है, बट इट इज नॉट अ स्टोर्ड फूड. इट इज नॉट अ स्टोर्ड फूड. इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. एल्गिन जो होता है वो एक पॉलीसेक्राइड होता है. इट इज एक्चुअली एडिबल पॉलीसेक्राइड. ये जो है एडिबल पॉलीसेक्राइड होता है जो कि सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है. Next question is question number 53. What is the term given to a group of species that can survive fire by the activations of dormant vegetative bird to produce regrowth? Options are shredders, guild, resprouting species या फिर sibling species. ऐसे species जो fire से survive कर जाती हैं by their vegetative birds. जो vegetative birds होते हैं उनकी regrowth करके जो है जो survive कर जाते हैं fire से, उनको हम लोग कहते हैं resprouting species. तो correct option होगा option number C. Next question is question number 54. Which of the following is a natural physiological condition that results in decline in number of ovarian egg and drop in the level of ovarian hormones? Options are hypopituitarism, reproductive aging, ovarian cancer या फिर hypothyroidism. ओवरियन एग की बात करें तो ये जो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर जो है ओवरी से रिलीज होना स्टार्ट करते हैं और इनका जो नंबर होता है वो बिफोर द बर्थ, जो बर्थ होता है उससे भी पहले जो है उनका नंबर फिक्स हो जाता है. ये जो फीमेल के अंदर अबाउट 400 नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो है प्यूबर्टी के एज पर जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. लगभग 12 to 13 एज पर जो है हर मंथ एक एग जो है ओवरी से रिलीज होता है और जो है मीनोपोज एज तक जो है यहाँ पर निकलते रहते हैं. इन एवरी मंथ 1 एग. और मीनोपोज एज होती है लगभग 45 to 55. ठीक है, इस एज तक जो है ये हर महीने एक एग जो है ओवरी से जो है रिलीज होता रहता है. तो अगर एक ईयर की बात करें तो वहां पर जो है लगभग 13 एग्स यहाँ पर रिलीज होते हैं. जैसे जैसे एग जो है रिलीज होते हैं वैसे वैसे बॉडी के अंदर ओवरी के अंदर जो है एग का नंबर डिक्रीज हो जाता है. और विद द एज जो ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, ओवरियन हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. उनका जो अमाउंट होता है वो भी जो है डिक्रीज करने लग जाता है. इस फिजियोलॉजिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एजिंग. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. Next question is question number 55. Creatine kinase catalyzing creatine and ATP to form creatine phosphate and ADP is an example of which type of reaction? तो यहाँ इन्होंने बोला है कि जो क्रिएटिन है वो क्रिएटिन और ATP जो है एज ए सबस्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और क्रिएटिन काइनेज की प्रेजेंस के अंदर the presence of creatine kinase enzyme it converted into the creatine phosphate and ADP. तो इस रिएक्शन को हम लोग जो है क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैंडम सीक्वेंशियल रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेलाइज्ड बाय नॉन प्रोटीन एंजाइम? नॉन प्रोटीन एंजाइम की बात करें तो इसका जो है इकलौता एग्जाम्पल होता है राइबोजाइम. एक ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन से नहीं बनता बल्कि न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम. हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन आरएनए. आरएनए के अंदर जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस जो है वो राइबोजाइम एंजाइम द्वारा की जाती है. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. इन नॉन कॉर्डेट्स द नर्व कॉर्ड इज. ऑप्शंस आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल,
डॉर्सल होलो एंड सिंगल, वेंट्रल होलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स की बात हो रही है तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बट यहाँ पर जो है नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि होता है वेंट्रल इन पोजिशन, सॉलिड एज वेल एज डबल। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है दैट इज एनवीएस डिपार्टमेंट, is actually NVS department, N for notochord, V for ventral, S for solid, D for double। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। जबकि हम बात करें कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स के अंदर अगर हम बात करें वहां पर प्रेजेंट होता है डॉर्सल, होलो एंड सिंगल। इसके लिए शॉर्टकट की होती है चंडीगढ़ स्कूल। C for chordates, H for hollow, D for dorsal and S for single। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसके अंदर जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, यानी 2N लाइफ साइकिल पाई जाती है। ऑप्शन आर लेमिनेरिया, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया, वॉलबॉक्स। ये चारों ही जो है एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। लेमिनेरिया जो होता है वो एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, फ्यूकस भी जो होता है एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल होता है, पॉलीसेफोनिया जो होता है वो रेड एल्गी होती है और वॉल्वेक्स जो होता है वो एक ग्रीन एल्गी होती है। लेकिन ब्राउन एल्गी अगर हम बात करें तो ब्राउन एल्गी में जो है फ्यूकस के पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल हैपन टू द एंजाइम एक्टिविटी विद द ग्रेजुअल डिक्रीज इन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्शंस आर इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, इट विल फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फिर इट विल फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगर हम बात करें इन्होंने क्या है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा है, तो एंजाइम एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर होती है ऑन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर दिया जाएगा, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से डिक्रीज कर दी जाएगी, तो भी जो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर भी इसको प्रोवाइड किया जाएगा, तब भी जो है एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। दोनों ही केसेस में, चाहे ऑप्टिमम टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए या ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज किया जाए, दोनों ही केसेस का जो है एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर जो है मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी पाई जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है डिक्रीज इन ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो उस पर एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, तो वहां पर जो है डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। ऑप्शंस आर लाइकन्स, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस या फिर वायरोइड। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी जो है कुछ कमियां थी, जिसमें इन्होंने जो है वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया था। उन्हें जो है वायरस को कोई पोजीशन यहाँ पर नहीं दी गई थी। वायरसेस, वायरोइड्स और प्राइम्स किसी को जो है कोई भी प्लेस में पोजिशंस यहाँ पर जो है नहीं दी गई थी, तो वायरसेस और वायरोइड तो यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा अगर हम बात करें, इन्होंने जो है कनेक्टिंग लिंक्स जो है उस पर भी जो है कोई बात नहीं करी थी। कनेक्टिंग लिंक्स को भी यहाँ पर जो है कोई पोजिशन नहीं स्पेसिफाई करी गई थी। तो लाइकन की जो बात करें वो जो होता है इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, तो इसको भी जो है इन्होंने जो है कोई भी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करी गई थी। बट माइकोप्लाज्मा जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जिसको जो है किंगडम मोनेरा के अंदर जो है प्लेस किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। तो ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 31 to 60। आई होप आप लोगों को जो है समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।